Hello everyone, this is Manjul Sharma. Welcome to my YouTube channel Interesting Social Science. Dear friends, आज हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की। एक हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी थी कैसे डिवाइड थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अंदर, थर्ड स्टेट के अंदर क्लर्जी नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे एंड पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनकी स्थिति क्या थी, और रेवोल्यूशन की जो स्थिति थी वो कैसे आकर के बनी। वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्विसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास का मतलब है जो मिडिल क्लास के लोग थे वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे थे, एंड टू प्रिविलेजेस, और वो ख़त्म करना चाहते थे जो प्रिविलेजेस जिन लोगों को फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बाय बर्थ मिल रहे थे। तो देखिए, इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। अगर इन द पास्ट की बात करें, मतलब कि जो अभी का दौर यहाँ पे चला हुआ है जहाँ पे हम पहुँचे हुए, उससे पहले की अगर हम बात करें इन द पास्ट में, तो जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, किसान थे, और जो कामकाज करने वाले लोग थे, हैड पार्टिसिपेटेड, वो भाग लेते थे इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। ओके, रिवॉल्ट करते थे किस लिए? जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ, और जो फूड की स्कैरसिटी है, खाने की कमी है, उसके अगेंस्ट वो लोग रिवॉल्ट करते थे। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन वो उस लेवल पे या उस स्तर पे कामयाब नहीं हो पाते थे जिसमें अगर कहा जाए कि भी सोशल के अंदर चेंज कर दिया जाए या इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर कुछ चेंज होगा, तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते थे। क्यों? लैक ऑफ मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। उनके पास उतने साधन नहीं थे कि वो इतने बड़े समाज के अंदर एकदम से चेंज ला सके। And this was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. तो यहाँ पे बोला गया है कि this was left to those, अब जो ये रिवॉल्ट वगैरह कर रहे थे, ठीक है ना, थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, ये वो लोग थे जो अब थोड़े प्रॉस्परस हो चुके थे, जिनके पास एजुकेशन थी, पैसा था, नए आइडियाज़ थे, वो लोग यहाँ पे रिवॉल्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि थर्ड स्टेट के अंदर सारे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, वो भी जिनके पास एजुकेशन अच्छी है, न्यू आइडियाज़ है, और प्रॉस्परस हैं, पैसे की उनके पास ज़्यादा कमी नहीं है, तो वो लोग रिवॉल्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो ये विटनेस है, एक गवाही है, एमरजेंस ऑफ, एक उत्थान की, एक एमरजेंस का मतलब क्या है, एक उदय की, कि सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडिल क्लास who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufactures of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer member of the society। अब देखिए, लोगों के पास पैसा कहाँ से आ रहा था? ये लोग ट्रेड कर रहे थे, ओवरसीज़ ट्रेड हो रहा था समुद्र के बीच में, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ये व्यापार कर रहे थे, बड़े बड़े व्यापारी बन चुके थे। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन का, सिल्क टेक्सटाइल का ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, और बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, बाकी जो अमीर लोग थे सोसाइटी के अंदर, उनके साथ ये व्यापार करते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लायर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। इसमें मर्चेंट्स भी थे थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें, कुछ मैन्युफैक्चरर्स थे सच एज लायर्स भी थे, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी इसके अंदर इंक्लूड थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब इन लोगों का मानना क्या था कि समाज के अंदर, इस लाइन को आप चेक कर सकते हो, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ।
इन्होंने बोला कि अगर किसी को आप प्रिविलेज दे रहे हो, मान सम्मान दे रहे हो समाज के अंदर, अगर किसी को टैक्स से एग्जम्प्ट किया जा रहा है, बाहर रखा जा रहा है, तो उनको कोई अच्छा काम कर रहा है या उसने कंट्री के लिए कोई अच्छा काम किया तो उसको टैक्सेस से बाहर रखे। लेकिन बाय बर्थ किसी को भी टैक्स से या जो भी दूसरे लोगों को जिनके ऊपर टैक्स लगाए गए हैं वो उन चीज़ों से दूर ना रखें। ओके, कहने का मतलब क्या था कि जो टैक्सेस है यानी वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या स्टेट को ना देना पड़े, वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए और प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसकी स्टेटस, उसकी मेरिट के बेसिस पे ये सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, लेकिन बाय बर्थ कुछ भी नहीं होना चाहिए। दीज आइडियाज़ envisaging a society based on a freedom and equal laws and opportunity for all। अब ये जो चीज़ें थी, ये जो आइडियाज़ थे, ये लोगों के बीच में क्या लेकर के आ रहे थे? इक्वलिटी। इन्होंने बोला कि भाई सबके बीच बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बहुत किसी को आप टैक्स से बाहर रख रहे हो, किसी को टैक्स में ला रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स सच एज द जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो। अब इनकी जो ये आइडियाज़ थे ये कौन लेकर के आ रहा था? वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स, कुछ लोग थे, एक फिलोसफर्स थे जैसे कि जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। इन्होंने ये आइडिया लेकर के आए और ये एक बुक का नाम यहाँ पे है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन भी आता है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी, तो यू कैन राइट जॉन लॉक। साउ टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। इन्होंने बोला कि जो बुक इन्होंने लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने बताया कि टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, कि भाई ये जो समाज के अंदर किसी एक पर्सन को, कोई जैसे राजा है या मोनार्क की यहाँ पे बात कही गई है, राजा रानी का शासन जो है वो चलाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी अगर हम देखें, रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो रूसो एक आइडिया और लेकर के आए कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, किसके बीच में? लोगों के बीच में और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। कहने का मतलब क्या है कि लोग वोट करें, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाएं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, यानी लोग उसको बता सकते हैं कि भाई हमारी ये ज़रूरतें हैं, आप इसको पूरा करें। तो जैसे कि आजकल भी डेमोक्रेसी के अंदर होता है, हम लोग वोट करते हैं और वोट करने के बाद हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर हमारे जो भी वेलफेयर यानी कि काम वगैरह है वो उसको पूरा करता है। नेक्स्ट की बात करें, इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आज इस मॉडल को हम फॉलो भी करते हैं। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो डिवीज़न ऑफ पावर है, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर डिवीज़न ऑफ पावर है, यानी कि पावर जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास नहीं है। गवर्नमेंट को भी हमने डिवाइड किया हुआ, जैसे कि ये गवर्नमेंट है तो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया 3 पावर्स में। एक हमारी आती है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और ये एक है हमारी जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट हो गई या लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई स्टेट के अंदर। और एग्जीक्यूट, जो कानून बने उनके ऊपर काम कौन करेगा? तो वो एग्जीक्यूट करने का काम किसको दिया गया? इस वाले ग्रुप को, एग्जीक्यूटिव को। और थर्ड हमारा बच गया जुडिशरी। जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जिसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी एग्जीक्यूटिव पर्सन का कोई दबाव नहीं रहता। कोर्ट की अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी अमीर है या गरीब है, फैसला सबके लिए बराबर ही आएगा किसी क्राइम के लिए। ओके, तो ये एक मॉडल है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा मॉन्टेस्क्यू ने। डिवीज़न ऑफ पावर इसमें कहा गया था।
This model of government was put into force into the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। और सबसे पहले यूएसए ने इस मॉडल को फॉलो किया जब 13 कॉलोनीज आज़ाद हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, किससे? ब्रिटेन से। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in फ्रांस। अब अमेरिका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसके अंदर इंडिविजुअल्स के राइट्स के बारे में जो बात कही गई, यानी गारंटी दी गई कि भाई अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। तो उन आइडियाज़ से, उन अधिकारों से फ्रांस के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे और सोचने पे मजबूर कर रहे थे कि कैसे है हम ये जो सिस्टम यहाँ पे चला हुआ है उसको ख़त्म करें। नेक्स्ट देखिए, द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल्स बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब ये आइडियाज़ मैगजीन्स में लिखे गए, किताबों में लिखे गए, तो ये कॉफ़ी हाउस में, सैलून्स में डिस्कस होने लगे कि हमें भी कुछ ऐसा जैसा करना चाहिए, ठीक है। और दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन अ ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, एक ग्रुप, जैसे एक ग्रुप बना दिया जाता था ऐसे करके, और बीच में जो लोग, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो जो पढ़ सकता है उसको बोला जाता था कि आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, लाउडली। और जो अनपढ़ लोग थे उनके पास ये, जिनको ये पता चल सके कि क्या चीज़ें लिखी गई थी और आइडियाज़ क्या थे। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू बी इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखिए, द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान, अब कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ आई कि भाई जो लुई 16 है प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, वो प्लान करने जा रहा है कि कोई टैक्सेस वो लगाने जा रहा है लुई 16 टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। और लोगों को जब इस बारे में पता लगता है तो लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है और वो इसको ख़त्म करने की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में हमने 14 जुलाई 1789 की जब हमने बात कही तो उसमें आपने देखा था कि एक स्टोरी बताई गई थी कि भी पेरिस के अंदर जो माहौल था बिल्कुल अलार्म के ऊपर था, कुछ र्यूमर्स फैलाए गए थे और उस दिन रेवोल्यूशन होता है। तो ये वही वाली स्थिति अब यहाँ पे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हो रहा था। सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। 1774 लुई 16 बिकम्स किंग ऑफ द फ्रांस। 1774 में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है, फेसिस एम्प्टी ट्रेजरी एंड ग्रोइंग अ डिसकंटेंट विद सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजाइम। जब ये राजा बना फ्रांस का तो उसने फेस किया एम्प्टी ट्रेजरी है एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट है, लोगों का एक ओल्ड रिजाइम के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। 1789 में कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म्स अ नेशनल असेंबली। 1789 के अंदर जब वो कन्वोकेशन होता है तो थर्ड स्टेट एक नेशनल असेंबली बना देती है। द बस्टाइल वॉज स्टॉम्ड, जो बस्टाइल था उसको तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। पीजेंट्स रिवॉल्ट्स इन द कंट्री साइड, और जो किसान लोग थे वो रिवॉल्ट करते हैं कंट्री साइड में। 1791 में अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें राजा की जो पावर्स थी उसको लिमिट में रखा जाता है। एंड गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स, और ये ध्यान में रखा जाता है कि जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं, ह्यूमन बींग है, उनको सही ढंग से मिलने चाहिए। 1792 की अगर हम बात करें, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। 1792 और 93 में फ्रांस को क्या बना दिया जाता है? एक रिपब्लिक बना दिया जाता है। द किंग इज़ बीहेडेड, और राजा का सर काट दिया जाता है। ओवरथ्रो ऑफ द जैकोबिन क्लब, जैकोबिन जो क्लब था उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, और जो डायरेक्टरी रूल्स था फ्रांस के अंदर उसको भी ख़त्म किया जाता है। 1804 के अंदर
नेपोलियन बिकम्स एम्परर। 1804 में फ्रांस का जो राजा बनता है, वो एम्परर बनता है, वो था नेपोलियन। एनेक्सिस लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, उसने यूरोप के लगभग बहुत बड़े पार्ट के ऊपर रूल कर लिया था। 1815 के अंदर नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, और 1815 के अंदर वाटरलू में उसकी हार हो जाती है, एक लड़ाई होती है 1815 के अंदर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन क्या बोलता है। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। ये तो हमने जान लिया कि भाई लुई 16 जो था वो टैक्सेस क्यों बढ़ा रहा था। एक्चुअली पावर राजा के हाथ में तो थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। आप मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप कैसे इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं, कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि राजा ने जो टैक्सेस बढ़ाए क्यों बढ़ाए होंगे। ओल्ड रिजाइम इन फ्रांस, इन ओल्ड रिजाइम मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा था। फ्रांस के अंदर राजा के पास अकेले ये पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को बढ़ा सके। क्लियर। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस। उसको टैक्सेस बढ़ाने के लिए एक मीटिंग बुलाना पड़ती थी जो स्टेट जनरल की हुआ करती थी। स्टेट जनरल वही है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। उनकी एक मीटिंग बुलाना पड़ती थी और उसमें वोटिंग होती थी। जब वोटिंग हो जाती थी तो जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे एज इट इज़ वैसे ही लॉज जो थे वो वहाँ पे बन जाते थे। अब क्या हुआ, द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी। या क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी विच द 3 states sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. ये बोलता है कि जो स्टेट जनरल था एक पॉलिटिकल बॉडी थी एंड मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। मोनार्क का मतलब राजा ये डिसाइड करता था कि मीटिंग को कब बुलाना था। एंड लास्ट टाइम जो मीटिंग यहाँ पे हुई थी वो 1614 में हुई थी। अब आगे की बात करें तो ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर अ न्यू टैक्सेस। 5 मई 1789 की बात है। राजा एक बार फिर से मीटिंग बुलाता है कि कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, तो एक प्रपोजल भेजता है न्यू टैक्सेस के ऊपर। रेस्प्लेडेंट हॉल इन वर्साई वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। तो वर्साई के अंदर एक जगह है, वहाँ पे एक हॉल तैयार किया जाता है, बहुत ही उसको सजाया जाता है और वहाँ पे मीटिंग को रखा जाता है। अब द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि फर्स्ट स्टेट ने, जो फर्स्ट स्टेट थी उसने 300 मेंबर्स को भेजा, सेकंड ने भी 300 मेंबर्स को भेजा और जो थर्ड स्टेट थी उसमें से आए 600 लोग। तो एक एक रिप्रेजेंटेटिव था। अब यहाँ पे बात क्या थी कि एक स्टेट मतलब एक स्टेट है, इसका एक वोट है, दूसरी एक वोट ए है और तीसरा एक वोट हमारा ए है। तो जिस तरफ को 2 वोट पड़ जाएंगे वो रूल वहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे दिखती सी बात थी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो एक तरफ को ही रहेंगे और थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनका एक ही वोट है, तो वो मेजॉरिटी में नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से जो रूल्स थे वो वैसे ही बनते थे जैसा फर्स्ट और सेकंड स्टेट चाहते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। तो अलग क्या था वो समझते हैं। देखिए, द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 states sent their representative. However, monarch alone could decide when call a meeting of this body. The last time it was done 1614. ये मैंने आपको करवा दिया। और द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट जनरल रिप्रेजेंटेटिव ये चीज़ भी हमारी हो गई। अब बात करते हैं
द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। अब थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और प्रॉस्परस थे। एंड पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो किसान थे, जो आर्टिसंस थे और जो वुमेन्स थी, उनको डिनाई किया गया था कि भाई आप इस मीटिंग में नहीं जा सकते। लेकिन grievances and demands were listed, some 40,000 letter which the representative had brought with them। लगभग 40,000 लेटर्स जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लेकर के आए थे, उनकी डिमांड्स को लिख करके। डिमांड्स का मतलब क्या था, यानी कि जितने भी थर्ड स्टेट के अंदर जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी डिमांड्स को एक लेटर के ऊपर लिख करके, लगभग 40,000 ऐसे लेटर्स थे, लिख करके उन्होंने थर्ड स्टेट के लोगों के पास दे दिया था। नेक्स्ट देखो, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट का अपना एक वोट होगा। दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड द कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस बार भी लुई 16 ने चेंज नहीं किया और इसको सेम एज इट इज़ ही रखा कि एक वोट, एक असेंबली, एक वोट। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबलीज एज अ होल। उन्होंने बोला, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने बोला कि जितने लोग हैं, एक लोग मतलब एक पर्सन एक वोट, उस हिसाब से वोटिंग यहाँ पे होनी चाहिए। मीन्स टू से दैट 300 हमारे फर्स्ट स्टेट के आगे, 300 सेकंड के आगे और 600 हमारे थर्ड के आगे, तो तीनों को मिलाकर के हमारे लगभग 1200 बन जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि 1200 जो लोग हैं उनकी वोटिंग कराई जाए और जिसको जो ज़्यादा जिस तरफ को होगा उस हिसाब से रूल जो हैं वो बन जाएंगे। लेकिन दिस was one of the democratic principle put forward by the philosophers like Rousseau in the book The Social Contract। ये जो एक आइडिया था, ये फिलोसफर था एक रूसो, उसने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly। लेकिन राजा ने जब इस विचार को मानने से मना कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोगों ने वहाँ से असेंबली को वॉकआउट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम असेंबली को अटेंड नहीं करेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी 600 जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो खुद को एक स्पोक्समैन की तरफ से देख रहे थे होल फ्रेंच नेशन का। और 20 जून की बात है, दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साई। उन्होंने क्या किया, 20 जून की बात है, वो इकट्ठे हुए एक हॉल के अंदर, टेनिस कोर्ट था वहाँ पे बरसाए जगह थी। तो दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ National Assembly swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch। और उन्होंने वहाँ पे इकट्ठे हुए, टेनिस कोर्ट था वहाँ पे एक, उन्होंने शपथ ली कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तो तब तक हम जो है ये असेंबली को हैंडल नहीं करेंगे। और उन्होंने नेशनल असेंबली का वहाँ पे निर्माण किया, यानी कि बनाई नेशनल असेंबली को। और पावर्स ऑफ मोनार्क, यानी राजा की जो शक्तियाँ उसके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होता है तब तक ये लोग उसको अटेंड नहीं करेंगे। दे वर लेड बाय द मिराबू एंड एबेसियस। मिराबू वॉज बोर्न इन द नोबल फैमिली। अब देखिए, मिराबू जो थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहा है वो नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, बट वो थर्ड स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। वॉज कन्विंस्ड ऑफ नीड टू अवे विद द सोसाइटी फ्यूडल प्रिविलेजेस। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड अ पावरफुल स्पीचेस टू क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्साई। जर्नल का मतलब क्या है कि जैसे कोई एक मैगजीन जैसे जिसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई है, कुछ स्पीचेस, कुछ विचार, तो उसने वो जारी किया और पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट द वर्साइज। और उसने बहुत ही दमदार भाषण वहाँ पे किया ताकि लोग उसकी बात को सुने, समझें, विचारों को समझें और अपने अधिकारों को जानें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ये टेनिस कोर्ट है जहाँ पे लोग ओथ
शपथ ले रहे हैं। प्रिपेटरी स्केच फॉर द लार्ज पेंटिंग बाय जैकस लुइस डेविड। द पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू यूज़ इन द नेशनल असेंबली। एक नेशनल असेंबली यहाँ पे उन्होंने बनाई। Abbassius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called "What is the Third Estate?" Abbassius क्या था? एक priest था। यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, एमसीक्यू कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था, ये पम्पलेट किसने जारी किया था? तो यू कैन राइट एबेसियस, एक प्रिस्ट था जो जिसने एक पम्पलेट जारी किया था। नेक्स्ट देखिए, वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल्स ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिट्स विद टर्मोइल। जब नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रही थी तो पूरा जो फ्रांस था वो टर्मोइल की स्थिति में था। टर्मोइल मतलब उथल पुथल, मतलब बहुत ही ख़राब हालात हो चुके थे। अब सीवियर विंटर हैड मेंट एंड हैड अ हार्वेस्ट। और उस टाइम जब ये चीज़ें चल रही थी तो फ्रांस के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी। एंड प्राइस ऑफ ब्रेड रोज़, एक बार फिर से जो खाने पीने का सामान था उसकी कीमतें बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। अब देखो, जो दुकानदार थे उन्होंने ब्रेड वगैरह की सप्लाई को क्या कर दिया, रोक दिया, ताकि प्राइजेस को और बढ़ाया जा सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पे चीज़ों को बेच सके। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज द बेकरी क्राउडेड, एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अब कई घंटों तक वुमेन्स को लाइन में लगना पड़ता था दुकानों के बाहर, और उसके वजह से उनका जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और उसी टाइम पे राजा ने ये ऑर्डर किया अपने सैनिकों की कि भाई आप पेरिस में जाओ और लोगों को संभालो। ऑन जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बस्टाइल। अब ये वही कहानी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी कि 14 जुलाई को ये जो बस्टाइल था उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया लोगों ने क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। इन द कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy their ripe crops। अब देखिए, कंट्री साइड मतलब कंट्री साइड में ये र्यूमर्स फैले कि, और र्यूमर्स आपको पता है अफवाहों के पैर नहीं होते, लेकिन वो फैलती बहुत तेज़ी से हैं, मतलब दौड़ती बहुत तेज़ी से। तो वैसे ही फ्रांस के अंदर भी हुआ। तो कुछ र्यूमर्स फैले कि लॉर्ड्स ऑफ द मैनर्स, मतलब राजा के जो कुछ करीबी लोग हैं जिनके पास ठीक ठाक ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो क्या कर रहे हैं, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर रिप क्रॉप्स। लोगों को कहीं से ये सुनने में आया कि राजा के जो ये मैनोस थे ये उनकी फसलों को, जो पकी हुई फसलें हैं उनको ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। Caught in the frenzy of fear, peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attacked chattox। तो लोगों ने क्या किया, किसानों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि उनके अटैक करने से पहले क्यों ना हम ही उनके ऊपर अटैक कर दें। तो चैटॉक्स एक जगह, एक मतलब कुछ ऐसे जैसे कैसल उस टाइम पे बने होते थे अमीर लोगों के, कुछ इस टाइप में। तो इसको उन्होंने पूरी तरह से अटैक कर दिया और ख़त्म कर दिया। अब जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ये यहाँ पे जो एक रीजन्स है नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हो, और ये जो रेड जैसे कलर में है एरियाज़ अगाड़ियाँ रिवॉल्ट अर्ली 1789। तो लोगों ने इधर उधर मूव करना स्टार्ट किया जो अमीर लोग थे। और नेक्स्ट, they looted hoarded grain, burnt down documents containing record of the manorial dues, a large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। अब लोगों के अंदर जो अमीर लोग थे, जो बड़े लोग थे, नोबल्स वगैरह थे, वो डर गए और उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ करके साथ वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। फेस्ट with the power of his revolt against subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। और राजा ने जब ये सारी चीज़ें देखी कि फ्रांस के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको
जो अधिकार है वो उनको देना ही पड़ेंगे। तो उन्होंने फाइनली राजा मान जाता है और उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना ही लास्ट उसके पास ऑप्शन बची हुई थी। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना स्टार्ट किया और उसने बोला कि राजा की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिक्री मतलब एक आदेश, अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो असेंबली ने ये पास किया कि भी जो फ्यूडल सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्जी के अंदर जो लोग थे, जैसे चर्च वाले जो लोग थे, उनसे ज़मीन वापस ले ली गई। एंड टीथेज वर अबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट अक्वायर सेट फ्रॉम वर्थ एट द लिस्ट 2 बिलियन लीवर्स। तो टीथे जो टैक्स चर्च वाले लेते थे, जब उस लैंड को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया तो उसकी जो कीमत थी वो लगभग 2 बिलियन लीवर्स आंकी गई। तो एक गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ। और यहाँ पे चैटेक्स और मेनोर दो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो चैटेक का मतलब है कैसल, जहाँ पे किंग और नोबलमैन लोग रहते थे, और मेनोर एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मेंशन। ओके, तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है। बाकी कल हम देखेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लगता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और कहीं पे कोई भी चीज़ लगता है कि ये ऐसे होनी चाहिए थी तो यू कैन कमेंट। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक पता लगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको समझना बहुत ही आसान है। एक फ्रांस की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति है उसके बारे में हम देख रहे हैं, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी फाइनल में रिज़ल्ट क्या आता है उसको हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।